नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आपके साथ समाचार लेकर हाजिर हूं मैं संध्या शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। मोकामा के दुलारचंद हत्याकांड में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह समेत 3 गिरफ्तार। चुनाव आयोग का भी एक्शन, 4 अफसरों पर गिरी गाज। बिहार में चुनाव प्रचार चरम पर। पीएम मोदी की आरा और नवादा में रैली। पटना में करेंगे रोड शो। राहुल गांधी आज बेगूसराय और खगड़िया में करेंगे रैली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के उत्तराखंड दौरे पर। हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आज होंगी शामिल। इसरो एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार। भारत से अब तक का सबसे भारी उपग्रह CMS-03 आज होगा लॉन्च। ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर में ट्रेन में हुई चाकूबाजी में 10 लोग घायल, 9 की हालत गंभीर। पुलिस ने 2 संदिग्ध को किया गिरफ्तार। ट्रेन सेवा हुई बाधित। और महिला क्रिकेट को मिलेगा आज नया विश्व चैंपियन। विश्व कप के खिताबी मुकाबले में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगी भिड़ंत। सभी समाचार विस्तार के साथ। बिहार के मोकामा में जनसुराज के समर्थक दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने देर रात मोकामा से जदयू उम्मीदवार अनंत सिंह समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल से हुई है। पुलिस टीम उन पर दुलारचंद की हत्या के बाद से निगरानी रख रही थी और अब उन्हें गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लाइन पटना लाया गया। पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने देर रात प्रेस वार्ता कर कहा कि दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे के कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। 30 अक्टूबर को मोकामा विधानसभा से जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी के चुनाव प्रचार के दौरान दुलारचंद यादव की हत्या हुई थी। पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन SM ने कहा कि ये एक गंभीर घटना है। हमने इसे काफ़ी गंभीरता से लिया है। अभी स्थिति बहुत सामान्य है। हमने इसकी पूरी छानबीन की है। जो भी असामाजिक तत्व इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो घटना हुई अति गंभीर घटना है, उस गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। लगातार 2 दिन रात हम लोग भी कैंप किए हैं। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस से भी जुड़ा है, हम लोगों ने इसको पूरा छानबीन किया। इलेक्शन रिलेटेड एंगल को भी हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से और गहराई से देखा। जो भी असामाजिक तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी 80 लोगों को गिरफ्तार हुआ, आज मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ। आगे भी जो पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता है वो पुलिस कर रही है, निष्पक्ष तौर पर कर रही है। हम लोगों की तरफ से चुनाव को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को पहले से चिन्हित किया गया, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है और लगातार और तेज़ी से होगी। CCA के तहत भी कार्रवाई हुई है। जो BNSS 126 के तहत भी कार्रवाई हुई है। वहीं पटना के SSP कार्तिकेय शर्मा ने कहा है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें मोकामा विधानसभा के 2 प्रत्याशियों के पक्ष आमने सामने आ गए थे। उनके बीच पत्थरबाजी की घटना हुई थी और इसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं पटना के सभी मतदाताओं को विश्वास दिलाता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराए जाएंगे। 30 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी जिसमें जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो 2 कैंडिडेट थे उनके पक्ष आमने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे। जो ये हत्या का मामला आया था, मैं आश्वस्त दिलाता हूँ वहाँ के पटना पूरे जिला के वोटर्स को कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्था के साथ इलेक्शन कराया जाएगा। निर्भीक होकर उत्सव के माहौल में आके वो वोट करें। पटना पुलिस प्रशासन उनके साथ में है। किसी का भी मताधिकार का प्रयोग करने से किसी को रोका नहीं जाएगा।
और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई कर लेते हैं। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में 2 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम की पहली रैली आरा में और दूसरी रैली नवादा में होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बाद शाम को पटना पहुंचेंगे, जहां वो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पीएम मोदी शाम को एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में पटना में एक भव्य रोड शो में भी हिस्सा लेंगे। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा जाएंगे। पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह भी आज बिहार में रैलियां करेंगे। अमित शाह आज मुजफ्फरपुर और वैशाली में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह मुजफ्फरपुर के साहिबगंज विधानसभा के पारू में जनसभा करेंगे, तो वहीं वैशाली के पातेपुर विधानसभा के महनार में दूसरी जनसभा करेंगे। वहीं एनडीए के नेताओं में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ कुढ़नी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा महागठबंधन ने भी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। महागठबंधन में शामिल सभी दल जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बेगूसराय और खगड़िया में 2 रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे तेजस्वी यादव मुंगेर, पटना, वैशाली और सारण में कई चुनावी रैलियों में शामिल होंगे। बिहार में मतदान से पहले राज्य का सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। कल भी एनडीए और महागठबंधन की ओर से कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार किया। एनडीए के स्टार प्रचारकों ने महागठबंधन के नेताओं की नीतियों को निशाने पर लिया और विपक्षी दलों के नेताओं ने भी नीतीश सरकार के काम पर सवाल खड़े किए। रोजगार, पलायन से लेकर बिहार के विकास पर दोनों बड़े गठबंधन अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता किसके वादे पर मोहर लगाएगी, ये तो 14 नवंबर को मतगणना के साथ ही पता चलेगा। कमान संभाली एनडीए की ओर से गृह मंत्री अमित शाह ने 3 चुनावी रैलियों में महागठबंधन पर निशाना साधा, तो बीजेपी अध्यक्ष ने भी विशाल जनसभाओं में डबल इंजन सरकार के काम के आधार पर फिर से एनडीए सरकार बनाने का दावा किया। बिहार पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी एनडीए सरकार के काम गिनाए। 20 साल तक नीतीश बाबू ने और 11 साल से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश बाबू ने बिहार के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। हर तरीके से सड़कों का जाल बिछा है। नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एलिवेटेड रोड, एक्सप्रेस वे। अगर आंकड़े देखें तो बिहार का जो अर्थव्यवस्था का पूरा मूल है वो सिर्फ 80,000 करोड़ रुपए था 2005 में, और आज बढ़कर 11 लाख करोड़ रुपए। महागठबंधन की ओर से भी तमाम बड़े स्टार प्रचारक आज मैदान में उतरे, तो उनके निशाने पर एनडीए का संकल्प पत्र दिखाई दिया। इस बीच एनडीए नेताओं ने भी महागठबंधन के जंगलराज पर हमला बोलते हुए विपक्षी नेताओं के वादों पर सवाल खड़े किए। बिहार का नौजवान अपने भविष्य और नौकरी और रोजगार के लिए वोट डालने जा रही है। जिन्होंने पलायन कराया, इस बार उनको सबक सिखाने का काम जनता करेगी। खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाओ और हम तैयार हैं, सरकार बनाएंगे, आपके लिए काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, आपके लिए समर्पित रहेंगे। आज यूनाइटेड एनडीए है और डिवाइडेड महागठबंधन है। जो फ्रेंडली फाइट चल रही है, अपने ही गठबंधन के घटक दलों के विरोध में ना वो प्रचार करने जा रही हैं, तो इसका असर बाकी सीटों पे भी पड़ेगा ही पड़ेगा। पहले से पता है बिहार के लोगों को कि लालू जी पहले महिला बिल फाड़े थे और आज महिला को उद्योग लगाने के लिए जो 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है उसको भी रोकवाने के लिए रोज आवेदन दे रहे हैं। बीते दिनों मोकामा में हुए हत्याकांड के बाद से विपक्षी दल इस मुद्दे पर लगातार बयान देकर नीतीश सरकार पर हमला बोल रहे हैं। तो वहीं एनडीए नेताओं ने कहा है कि नीतीश सरकार में कानून का राज है, जबकि लालू प्रसाद यादव की सरकार में अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त था। हत्या हुई, किसी एक व्यक्ति पे कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग मर गया है क्या?
क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? बिहार में कानून का राज है और जब इसकी जांच रिपोर्ट आएगी तभी इस पर कुछ विस्तृत तौर पर बताया जा सकता है। बिहार में 2 चरणों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वादों की फहरिस्त जारी हो चुकी है, तो वहीं चुनावी तपिश के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप की गर्माहट बढ़ती जा रही है। 6 और 11 नवंबर को मतदान के बाद 14 नवंबर की काउंटिंग के बाद पता चलेगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, सबसे पहले तो यही बताइए कि अब कुछ ही समय शेष बचे हैं प्रचार प्रसार के लिए और हम देख रहे हैं कि एनडीए हो या महागठबंधन हो, सभी ने अपनी पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंक दी है मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए। किस तरह का माहौल विधानसभाओं में आप देख पा रहे हैं? जनता किन मुद्दों को वरीयता पर रख रही है? देखिए संध्या, जहां तक बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार का सवाल है तो धुआंधार प्रचार करने की कोशिश सत्ता और विपक्ष दोनों के द्वारा की गई, लेकिन इंद्र देवता का जो प्रकोप था वो कहीं न कहीं बिहार पर दिखाई पड़ा और हेलीकॉप्टर लगातार 2 दिनों से नेताओं के बिल्कुल उड़ान नहीं भर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों जो नेता हैं वो कहीं न कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या फिर मोबाइल के जरिए सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। और तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर हो, गृह मंत्री अमित शाह का हेलीकॉप्टर हो या फिर अन्य नेताओं के हेलीकॉप्टर हो, 2 दिनों से मूसलाधार बारिश की वजह से बिहार में नेताओं के हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रचार जो है वो कहीं ना कहीं बाधित हुआ है। लेकिन आज मौसम जो है वो खिल सा गया है, धूप निकल आई है और ये उम्मीद की जा रही है कि आज हेलीकॉप्टर ज़रूर उड़ान भरेंगे। आज प्रधानमंत्री की 2 सभा है और इसके अलावा पटना में रोड शो है, जहां पर मैं मौजूद हूं। पटना में रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर का जो गोलचक्कर है वहां पर पीएम मोदी राष्ट्रकवि को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद, उनको नमन करने के बाद उनका जो काफिला है वो दिनकर गोलंबर राजेंद्र नगर से नाला रोड होते हुए हथुआ मार्केट गांधी मैदान में आकर उनका रोड शो खत्म होगा। और इस रोड शो में शामिल होने के लिए अभी से तमाम जो पटना के लोग हैं वो उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए तैयार हो रहे हैं। और जहां तक आपने सियासी मिजाज की बात कही तो निश्चित तौर पर सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए कहीं ना कहीं ये जो चुनाव प्रचार में बाधा जो है उनके लिए कहीं ना कहीं एक अफसोस की खबर जरूर है, क्योंकि सत्ता पक्ष के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर जाकर अपनी बात रखना, सत्ता को बचाए रखना उनके लिए जहां चुनौती दिखाई पड़ रही है, वहीं पर विपक्ष जो है सत्ता में आने के लिए एडीओटी का जोर लगा रहा है। उनकी कोशिश है कि वो सत्ता में एक बार फिर से आकर जनता के जनादेश जो है वो मांगने का काम कर रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले मात्र 2 दिनों में पहले चरण के लिए 4 तारीख के शाम 5 बजे प्रचार का शोर थम जाएगा और पहले चरण के लिए मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। 5 तारीख को डोर टू डोर कैंपेन प्रत्याशी कर सकेंगे और 6 तारीख को मतदान का काम जो है वो संपन्न करा लिया जाएगा। तमाम तरह की जो कवायदें हैं चुनाव आयोग ने पूरी कर ली हैं। चुनाव आयोग के द्वारा कटआउट्स और होर्डिंग्स भी बनाए गए हैं, जिस पर कहीं ना कहीं 1590 पर ये हेल्पलाइन नंबर 1 बनाया गया है, जिस पर मतदाता अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, उनसे सुझाव ले सकते हैं और मतदान की प्रक्रिया को पूरी कराने के लिए चुनाव आयोग संकल्पित है। वहीं सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाकर आक्रामक नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल आक्रामक नजर आ रहे हैं। लेकिन राजेश, इसके साथ साथ ये भी हमारे दर्शकों को बताइए कि पहले चरण में जिन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है वहां कौन कौन सी ऐसी हाई प्रोफाइल सीट है और ऐसे कौन कौन से उम्मीदवार हैं जिनकी साख इस बार पहले चरण में दांव पर होगी? देखिए, अगर पहले चरण की बात करें तो राज्य के जो दोनों डिप्टी सीएम हैं, सम्राट चौधरी मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र से किस्मत आजमा रहे हैं और उन्हें आरजेडी के प्रत्याशी हैं, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनसे कड़ी चुनौती मिल रही है। और वहीं पर विजय कुमार सिन्हा मुंगेर प्रमंडल के ही लखीसराय जिले के लखीसराय विधानसभा सीट से किस्मत आजमा रहे हैं, जहां पर कि उन्हें
कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा चुनौती मिल रही है। तो राज्य के दोनों डिप्टी सीएम का जो मतदान होना है वो पहले ही चरण में मतदान होना है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो बगल के ज़िले हैं बेगूसराय में बछवाड़ा एक विधानसभा सीट है संध्या, जहां पर कि आपने देखा कि प्रियंका गांधी कल चुनाव प्रचार के लिए आई थी। राहुल गांधी आज बेगूसराय आ रहे हैं, वो चुनाव प्रचार करेंगे बेगूसराय में। बेगूसराय की कई सीटें ऐसी हैं जो हाई प्रोफाइल हैं, पहले ही चरण में उस पर मतदान होने हैं। बछवाड़ा में सीपीआई और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। सीपीआई को आरजेडी का समर्थन प्राप्त है, जैसा कहा जा रहा है सोशल मीडिया साइट्स पर। अभी तक तेजस्वी यादव ने वहां कोई सभा नहीं की है, लेकिन कांग्रेस और सीपीआई दोनों आमने सामने हैं। ऐसे में महागठबंधन की गांठ जो है वो उलझी हुई वहां पर दिखाई पड़ रही है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव कांग्रेस का प्रचार करने के लिए आते हैं या फिर सीपीआई का प्रचार करने आते हैं। जिस प्रत्याशी के लिए तेजस्वी प्रचार करेंगे उसे ही महागठबंधन का जो है असली प्रत्याशी माना जाएगा। लेकिन पिछले चुनाव में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली थी जब तेजस्वी यादव वहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे ही नहीं थे बछवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर महागठबंधन के कांग्रेस और सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, दोनों दल आमने सामने हैं, जिससे गठबंधन पर एक बार सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। और ऐसे में देखना होगा कि तेजस्वी यादव की सभा जो है बछवाड़ा में किन के लिए होती है, इस पर तमाम लोगों की नज़रें टिकी हुई रहेंगी। और पहले चरण में अन्य बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिनके भाग्य का किस्मत जो भाग्य है वो ईवीएम में लॉक हो जाएगा 6 तारीख को। राजेश, इसके साथ साथ महागठबंधन की गांठ अब तक खुलती हुई नजर नहीं आ रही है, आपने बताया, लेकिन क्या भीतर घात की संभावनाएं भी अब बढ़ चली है? देखिए, चुनाव में भीतरघात होता है, ऐसा देखने को मिला है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ से बागी प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में उतरते हैं। जो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ताओं के मन में भी कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि अमुक प्रत्याशी का चेहरा उन्हें पसंद नहीं है, वो दूसरे पाले में चले जाते हैं और वहाँ जाकर पार्टी के खिलाफ भीतरघात करते हैं। तो ऐसी खबरें जो हैं वो छन छन कर लगातार संध्या आती रही हैं। लेकिन जो रूलिंग पार्टी है एनडीए के बागी जो प्रत्याशी थे, उनको गृह मंत्री अमित शाह ने अपने पिछले दौरे में पटना में कैंप कर उनको बहुत जगहों से बिठाने का काम किया। लगभग उनके जो प्रत्याशी थे, जो फ्रेंडली फाइट की स्थिति दिखाई पड़ रही थी या बागी उम्मीदवार थे, उनको कहीं ना कहीं बिठा दिया गया। लेकिन कांग्रेस और सीपीआई के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं महागठबंधन में जो बागी प्रत्याशियों की फहरिस्त है वो दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा बहुत सारे प्रत्याशी उनके निर्दलीय भी चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी ने हालांकि जो उनके निर्दलीय प्रत्याशी थे उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। एक दिन 27 प्रत्याशियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया जो आरजेडी के निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में थे, और दूसरी बार भी कुछ प्रत्याशियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। लेकिन सबसे बड़ा मौजू है संध्या कि आखिर कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस जो महागठबंधन के पार्ट एंड पार्सल हैं, अगर वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ आग उगलते रहेंगे तो एक महागठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करने वाले लोग जो हैं वो जनता का मुंह चिढ़ाते हुए ही दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करने के बावजूद जब प्रत्याशी एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने हैं तो भला कैसे सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा किया जा सकता है। भीतरघात की बात है, भीतरघात दोनों पक्ष जो है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से भीतरघात की खबरें आ रही हैं। कार्यकर्ता नाराज हैं, वो चुनाव मैदान में उतरना चाहते थे, टिकट नहीं मिली और वो मैदान में नहीं उतरे तो कहीं ना कहीं नेतृत्व के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। पाला बदलने की खबरें भी लगातार आती हैं चुनाव के पहले कि लोग पाला बदलते हैं, टिकट जो है इस तरफ से जाकर उस तरफ और उस तरफ से आकर इस तरफ टिकट जो है प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीच चुनाव में भीतरघात की जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए
ठीक नहीं है। पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता कार्यकर्ताओं का पहला मूल मंत्र होना चाहिए। जी, चुनाव आयोग की तैयारियां भी राजेश राज हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से एक्शन मोड में चुनाव आयोग है, और ऐसे में मोकामा विधानसभा क्षेत्र जो है वो इस समय काफी चर्चाओं में आ चुका है। हम देख रहे हैं कि आयोग ने लगातार उस पर कार्रवाई भी की है, नजर भी बनाए हुए है। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से वीडियो जो सामने आया और उसके बाद लगातार सत्ताधारी पार्टी के जो वहाँ पर वर्तमान विधायक हैं अनंत सिंह, उन पर सवाल खड़े हो रहे थे, तो चुनाव आयोग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो खबरें आ रही हैं कि उस पर तुरंत कार्रवाई करने की चेष्टा की गई है। और चुनाव आयोग की तरफ से ये दावे भी किए जा रहे हैं कि जांच किए जा रहे हैं, पूछताछ किए जा रहे हैं, और हर हाल में जो है वो न्याय करने की बात जो है वो राज्य सरकार करती रही है। नीतीश कुमार इसके लिए जाने जाते हैं। नीतीश कुमार हमेशा से ये कहते रहे हैं कि वो विकास के साथ न्याय करते हैं, और किसी भी तरह की जो आपराधिक वारदात है उसको नीतीश कुमार कभी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। करप्शन और अपराध, दो मामले में नीतीश कुमार हमेशा से अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, और उनके पार्टी का कोई विधायक हो या फिर गैर दूसरी पार्टी का विधायक हो, करप्शन किसी भी सूरत में और अपराध किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाता है। और अभी चूंकि चुनाव आयोग ने खुद संज्ञान लिया है, डीजीपी को जांच करके रिपोर्ट अविलंब सौंपने की बात कही है, तो चुनाव आयोग के संज्ञान में मामले के आने के बाद इस मामले की गूंज जो है वो गांव से लेकर पटना की सड़कों पर सुनाई पड़ रही है। अब देखना होगा कि किस तरीके से डीजीपी इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल, मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सभी दल लगातार जुड़े हुए हैं। हम देख रहे हैं कि ताबड़तोड़ रैलियां हो रही है, जनसभाएं हो रही है। हालांकि ऊंट किस करवट बैठेगा ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि बिहार विधानसभा चुनाव में सीमांचल की अहमियत बहुत ज़्यादा है। राज्य की राजनीति में 24 सीट वाले सीमांचल का अलग खेल है। मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने के कारण महागठबंधन को लगता है कि सीमांचल में उनकी जीत उनके हिस्से में कई सीटों का इजाफा कर देगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं लगता है। हाल के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल में अपना दम दिखाया है और वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में न केवल 5 सीटें जीती, बल्कि महागठबंधन का विजय रथ भी सीमांचल में ही रोक दिया था। सीमांचल के बदलते सियासी समीकरण पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव में 24 सीटों वाला सीमांचल एक बार फिर से गेम चेंजर की भूमिका में है। नेपाल, बंगाल और बांग्लादेश से सटा ये भूभाग राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ भाजपा और महागठबंधन के परंपरागत संघर्ष के बीच ओवैसी की पार्टी AIMIM और प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। सीमांचल के किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जैसे जिलों में मुस्लिम मतदाताओं की जनसंख्या 40 से 68% के बीच है, जहां पिछले कुछ वर्षों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है, जिसने आरजेडी की लालटेन को इस क्षेत्र में मजबूत किया है। आरजेडी की लालटेन के लिए सीमांचल में इस बार प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी ने खतरे की घंटी बजा दी है, तो वहीं भाजपा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण और मुस्लिम वोटों के बिखराव पर भरोसा कर रही है। ओवैसी, प्रशांत किशोर, महागठबंधन सभी गैर भारतवंशियों के पीछे लगे हैं और एनडीए को भारी सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारी लड़ाई गैर भारतवंशियों के साथ है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान प्रस्तियों के साथ है, हमारी लड़ाई बांग्लादेशी प्रस्त लोगों के साथ है, रोहिंग्या प्रस्त लोगों के साथ। अपनी तेजाबी तकरीर से पिछले चुनाव में मुस्लिम वोटों की गोलबंदी अपनी तरफ मोड़ देने वाले हैदराबाद के भाईजान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल से 5 सीटें झटक ली थी, जिसने पूरे चुनाव की तस्वीर और तकदीर बदल दी थी। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल की अपनी हर चुनावी रैली में कांग्रेस और आरजेडी पर करारा प्रहार कर रहे हैं। ओवैसी ने मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं पर एक नई बहस छेड़ दी है। अपने बयानों से ओवैसी महागठबंधन के MY समीकरण के समक्ष कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा और जो 17% अल्पसंख्यक समाज बिहार में है वो क्या करेगा? दरी बिछाएगा। अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो मोहम्मद का बेटा भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री
पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो सीमांचल में मुस्लिम वोटों के बिखराव का सीधा लाभ एनडीए को मिला था। मुस्लिम बहुल सीमांचल की 24 सीटों में से एनडीए ने 12 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन को महज 7 सीटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं ओवैसी की पार्टी न केवल 5 सीटें जीती थी, बल्कि 21 सीटों पर महागठबंधन को हराने में खास भूमिका भी रही थी। ऐसे में एआईएमआईएम को नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल होगी। वहीं प्रशांत किशोर भी महागठबंधन की टायर पंचर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर रैलियों में आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर जमकर हमला कर रहे हैं। प्रशांत किशोर का आरोप है कि मुस्लिम दशकों से आरजेडी के लालटेन में केरोसिन बनकर जल रहे हैं, जिसकी रोशनी लालू के घर में हो रही है। आरजेडी को उम्मीद है कि मुस्लिम बहुल सीमांचल में उसका लालटेन इस बार भी जलेगा। सीमांचल के लोगों को इतना ही कहेंगे, भाजपा से डर के वोट देते रहिएगा तो लालटेन में किरासन तेल बनकर जलिएगा आप, जलेगा आपका और आपके बच्चों का भविष्य, और रोशनी होगा लालू जी के घर में, आपके बच्चों के जीवन में उजाला नहीं होगा। स्पष्ट है कि आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण में एआईएमआईएम और जन सुराज पार्टी की सेंध मुस्लिम वोटों में बिखराव की आशंका और सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ व सुरक्षा जैसे मुद्दों ने सीमांचल के चुनावी परिदृश्य को जटिल बना दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या सीमांचल फिर पुरानी राह चलेगा या इस बार कोई नया रास्ता चुनेगा। 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त तेजस्वी यादव और उनकी महागठबंधन को भले ही 110 सीटें जीतने में कामयाबी हाथ लगी हो, लेकिन उनका विजयी रथ सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल के इलाके में ही अटक गया और एमओआई समीकरण भी बुरी तरह दरक गया। कैमरामैन मोर मुकुट शर्मा के साथ सीमांचल से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज अब तक के सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 को लॉन्च करने जा रहा है। CMS-3 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा। CMS-03 एक बहुबैंड संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत महासागरीय क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करेगा। लगभग 4,400 किलोग्राम वजनी CMS-03 भारतीय धरती से भूसमकालिक स्थानांतरण कक्षा में प्रक्षेपित किए जाने वाला सबसे भारी संचार उपग्रह होगा। LVM-3 के पिछले मिशन ने चंद्रयान 3 मिशन का प्रक्षेपण किया था, जिसमें भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना था। CMS-03 की सफलता तैनाती भारत की अंतरिक्ष तकनीक में आत्मनिर्भरता और भारी उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता को नया आयाम देगी। ये मिशन देश में डिजिटल कनेक्टिविटी, आपदा प्रबंधन और सामरिक संचार को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज फिर एक बार इतिहास रचने को तैयार है। इसरो आज CMS-03 लॉन्च करेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी और भी मजबूत होगी। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज CMS-3 को लॉन्च किया जाएगा। इसरो पूरी तरह से इस सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए तैयार है। CMS-3 से पूरे भारत में संचार सेवाओं को और भी मजबूती मिलेगी। चंद्रयान 3 के बाद हम जानते हैं कि LVM-3M5 की ये 5वीं सफल उड़ान। वहीं CMS-3 लॉन्च से वैश्विक स्तर पर भारत की टेक्नोलॉजी
और भी मजबूत होती हुई नजर आएगी। तो आज इतिहास रचने को तैयार है एक बार फिर इसरो। श्रीहरिकोटा से CMS-3 उड़ान भरेगा। बहुप्रतीक्षित ये मिशन जिसके लिए इसरो तैयार है पूरी तरह से। तो चंद्रयान 3 के बाद एक और सफलता हासिल करने के लिए तैयार है इसरो। लगातार हम देख रहे हैं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत किस तरह से उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है और उसी उपलब्धियों की कड़ी में आज एक और कदम इसरो आगे बढ़ाएगा। अंतरिक्ष के क्षेत्र में लगातार भारत अनुसंधान कर रहा है। दुनिया में भारत ने अपना लोहा मनवाया है। एक अलग पहचान के साथ भारत आज दुनिया को बता रहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत किस तरह से आगे बढ़ा है। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता रितेश रंजन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, सबसे पहले तो यही बताइए कि आज एक बार फिर इसरो तैयार है इतिहास रचने के लिए। दुनिया जान रही है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में किस तरह से लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है, नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। जी हाँ, और ये सिलसिला पिछले कुछ सालों से चलता ही आ रहा है, कीर्तिमान स्थापित करने का, इतिहास रचने का। और आज एक और नया इतिहास रचा जाएगा इसरो के द्वारा, जबकि एक बाहुबली सैटेलाइट जो आज सैटेलाइट लॉन्च LVM-3 CS-3 जिसे सैटेलाइट जिसे बाहुबली सैटेलाइट भी कहा जा रहा है जी, वो लॉन्च करके इसरो इतिहास रचेगी। और इसे बाहुबली क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे भी एक रहस्य है। अब तक इसरो ने जो भी लॉन्च किए हैं, इस साइट का वजन जो है, जो भारत से लॉन्च हुआ है, ये सबसे ज्यादा वजन वाली साइट है, इसलिए इसको बाहुबली साइट कहा जा रहा है। इस सैटेलाइट का जो वजन होगा 4000 के कुछ लगभग के है, और जो कि सबसे ज्यादा भार अब तक में दिया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो अभी LVM-3 जो लॉन्च कर रही है, इससे पहले हमने 2023 में चंद्रयान भेजा था। और ये जो हमारा रॉकेट है, जो इस वाहन जो सैटेलाइट को लेकर के जाता है, ये उसकी सबसे बड़ी प्रमुखता है, क्षमता कही जाए कि वो इतने भारी सैटेलाइट को ले जाकर के GTO में स्थापित करेगा। और एक बात और बताना चाहूंगा कि इससे पहले 2018 के लगभग में फ्रांस के गुयाना में इससे भी ज्यादा भारी, लगभग करीबन 5000 कुछ 800 कुछ के वजन का सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा गया था, और वो इसरो द्वारा तैयार की गई थी। और ये जो आज सैटेलाइट लॉन्च होने वाली है, वो पूरी तरह से इंडिजीनियस है, जो आज लॉन्च की जाएगी। जी रितेश, इसके लाभ के बारे में भी बताइए कि इस प्रक्षेपण के बाद इससे भारत को किस तरह से फायदा होगा, किस तरह से डिजिटल भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अंतरिक्ष से भी ये डिजिटल भारत की यात्रा किस तरह से कनेक्ट होती हुई नजर आएगी। देखिए कैसे कनेक्ट होगी, इसका सबसे बड़ा माइलस्टोन मैं बता दूं कि ये एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। इसका उद्देश्य क्या है कि ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडबैंड, टेली कनेक्टिविटी और सी मॉनिटरिंग जो है, इसको लेकर के काफी बड़ा योगदान मिलने वाला है। और जब सैटेलाइट लॉन्च होगी उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चुनौती क्या थी कि सिक्योर लाइन होना चाहिए हमारे लिए संवाद करने के लिए। तो ये जो है भारत के लैंड जो भूमि सीमा है, उसके अलावा अरब सागर, हिंद महासागर और इन सब समुद्री सीमा जो भारत से सटी हुई हैं, उनको कवर करेगा। और जो भी समुद्री जहाज, बेड़े अपने होते हैं, नेवी के लिए बेसिकली ये सैटेलाइट लॉन्च किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो अभी जो संवाद की चीजें हैं, उसको कैसे सिक्योर रखा जाए उसके लिए। और साथ ही साथ अभी हमने सबने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे किया गया। कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर में हमारी कमी, खामियां और हमारी जरूरतों को उजागर किया गया, उजागर हुई। और उसके बाद ये कदम जो है एक स्ट्रेटेजिक कदम देखा जा रहा है, क्योंकि हमें उस टाइम एक सिक्योर हॉटलाइन चाहिए थी, सिक्योर लाइन, टेलीकम्युनिकेशन लाइन चाहिए था, और जो कि अब इस सैटेलाइट को लॉन्च के बाद मिलेगा। और ये सैटेलाइट लॉन्च होने के बाद
केवल सिर्फ नेवी के लिए ही नहीं, पनडुब्बियों के लिए ही नहीं, बल्कि कमर्शियल व्हीकल्स जो भारत की सीमाओं से सटे होकर के आएंगे जाएंगे, उनके लिए काफी योगदान होगा। हम लोग जो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं कि जैसे हमें डिश टीवी और कनेक्शन देखना पड़ता है, तो उसके लिए कैसे ये सैटेलाइट हमारे में हमारे लिए मददगार साबित होगा, ये सब चीजें आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। और सबसे बड़ी बात है कि भारत इस सैटेलाइट की मदद से अपना एक सिक्योर तंत्र बनाने में सक्सेसफुल रहेगा, जिसे भेदा नहीं जा पाएगा। और इसका सबसे बड़ा जो उपयोग होगा वो सुरक्षा नीतियों के लिए होगा। जी बिल्कुल, यानी कि नौसेना कनेक्टिविटी को इससे और भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रितेश, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो इसरो आज एक बार फिर तैयार है इतिहास रचने के लिए। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। आज वो हरिद्वार स्थित पतंजलि विश्वविद्यालय के दूसरे दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून में उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा को संबोधित करेंगी और इसी दिन वो नैनीताल में राजभवन की स्थापना के 125 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह में भी शामिल होंगी। मंगलवार को राष्ट्रपति कैचीधाम स्थित नीम करौली बाबा आश्रम जाएंगी। बाद में वो नैनीताल में कुमाऊं विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। शिमला से सटी खूबसूरत मशोबरा घाटी में स्थित राष्ट्रपति निवास अपनी 175वीं वर्षगांठ मना रहा है। इस अवसर पर शानदार गीत, संगीत और हिमाचली व्यंजनों की खुशबू से सराबोर शरदोत्सव का आयोजन हुआ। पेश है डीडी हिमाचल की ये खास रिपोर्ट। शिमला स्थित राष्ट्रपति निवास अपनी विशिष्ट निर्माण शैली और चारों ओर खूबसूरत मशोबरा घाटी के कारण देश विदेश से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। वर्ष 1850 में बना ये ऐतिहासिक भवन अपने 175 वर्ष पूरे कर रहा है। गौरतलब है कि भारत के राष्ट्रपति का ग्रीष्मकालीन प्रवास स्थल मात्र 2 वर्ष पहले ही आम जनता के लिए खोला गया, जब वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने ये अहम निर्णय लिया। शनिवार को राष्ट्रपति निवास के खुशनुमा माहौल में शरद उत्सव का आयोजन किया गया। गीत संगीत से भरे इस आयोजन में शिमला और आसपास के स्कूल कॉलेज के छात्रों ने प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में शिमला के मॉन्टेसेरी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों द्वारा प्रस्तुत नाटी ने सभी का दिल जीत लिया। कार्यक्रम का आनंद लेने बड़ी संख्या में पर्यटक और आम लोग राष्ट्रपति निवास आए थे। मैं बॉम्बे से आई हूँ यहाँ पे शिमला घूमने के लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आके। जो मैंने लोगों के बारे में जाना, यहाँ की जो नृत्य कलाएं हैं जिसमें अलग अलग, मैंने आज एक नाटी नृत्य होता है यहाँ पे, जो एक नृत्य कला है, उसका मैंने इतना आनंद लिया। मुझे इतना अच्छा लगा कि आज हमारे जो देश की संस्कृति है वो आज हमारे बच्चों ने, अलग अलग स्कूल के बच्चे आए थे, उन्होंने यहाँ पे पेश किया। राष्ट्रपति निवास अपने आप में एक आइकॉनिक स्थल है जो कि ये 1850 में इस्टेब्लिश हुआ था। और जो हमारे प्रेसिडेंट है उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया कि उन्होंने पब्लिक के लिए खुला रखा है, जिसमें हमारी जो भी अंदर, मैं भी गई थी अंदर और वहाँ पे हमारे सारे राष्ट्रपतियों का उन्होंने वहाँ पे वर्णन किया हुआ है और सब चीज़ें उनके बारे में बताई है, हमारी हिस्ट्री, जो कि हमारे बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी जो संस्कृति है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो प्रिजर्व रह सके। नाटी किंग के नाम से मशहूर लोक गायक कुलदीप शर्मा की नाटी प्रस्तुति ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया।
सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद पारंपरिक हिमाचली धाम परोसी गई, जिसका सभी ने भरपूर आनंद उठाया। पर्यटकों के लिए राष्ट्रपति निवास में गीत संगीत के बीच हिमाचली संस्कृति के रंगों से सजा शरद उत्सव एक यादगार अनुभव साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिमला। और शिमला से चलते हैं छत्तीसगढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छत्तीसगढ़ यात्रा के दौरान आदिवासी समाज से उनके जुड़ाव की सुंदर तस्वीरें नजर आईं। आदिवासी समाज के लोग पीएम को परंपरागत मुकुट भेंट करना चाहते थे। सुरक्षा कारणों से उसे कार्यक्रम स्थल में नहीं ले जाने दिया गया था। पीएम जब उनसे मिले और इतनी चाहत से लाए गए उपहार के बारे में सुना तो उन्होंने सुरक्षा अधिकारियों को मुकुट लाने देने को कहा। पीएम ने आदिवासी समाज का ये प्रेम भरा उपहार सम्मान के साथ मंच पर पहना। नहीं बनाकर लाए हैं। हाँ, लेकिन यहाँ कहाँ रखे? वहाँ सिक्योरिटी लोग आपके वहाँ रखे। देखो भाई, ये मुकुट लेके आए हैं, मंच पे पहनाना, मदद करके जरा देख लीजिए, पहन लेंगे आप। बुलेटिन में खबरें और भी हैं, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी। LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। पता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली के लिए कितना जरूरी है? इतना जरूरी है कि भारत सरकार ने इस पे GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत की टीम जहां ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंची है, तो वहीं दक्षिण अफ्रीका की टीम ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर खुद को खिताबी मुकाबले में पहुंचाया है। फाइनल में मेजबान भारत का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा। इन दोनों ही टीमों ने आज तक कभी विश्व कप नहीं जीता है। ऐसे में दोनों के ही पास पहली बार विश्व चैंपियन बनने का मौका है। भारत ने प्रतियोगिता में लगातार 2 जीत के साथ शुरुआत की थी, लेकिन इसके बाद टीम को 3 मैच में हार मिली और टीम का सेमीफाइनल में पहुंचना भी मुश्किल लगने लगा। हालांकि टीम ने करो या मरो के मुकाबले में न्यूजीलैंड को मात दी और सेमीफाइनल में जगह बनाई। सेमीफाइनल में भारत ने महिला वनडे का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करते हुए 7 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से शिकस्त दी और फाइनल में जगह बनाई। हार के बाद क्या फील होता है वो तो हमें अच्छे से पता है, लेकिन जीतने के बाद क्या फीलिंग होती है, दैट इज समथिंग विच वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। और होपफुली ये जो कल का जो दिन है हमारे लिए स्पेशल रहे। हम अपना बेस्ट डे, बेस्ट क्रिकेट खेले। अभी तक बहुत हार्ड वर्क करा है। इट्स ओनली अबाउट गेटिंग एवरीथिंग टुमारो फॉर द टीम। दूसरी तरफ दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत प्रतियोगिता में बेहद खराब रही थी। इंग्लैंड के खिलाफ गुवाहाटी में खेले गए अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम सिर्फ 69 रन पर ढेर हो गई। हालांकि इसके बाद टीम ने अपने प्रदर्शन में सुधार किया और सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रही। सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को गुवाहाटी के उसी मैदान पर 125 रन से करारी शिकस्त दी। I think knockout cricket is completely different to league cricket. I think like we've seen, I think people are able to do some very special things in knockout games, like we saw from Jamie the other night. So
I think, yeah, starts totally afresh. I don't think we're going to be looking into our group game against them. We know we have to play some really good cricket. They're a really strong side and have just come off of a really good game as well, so they'll be high on confidence. So yeah, we'll just have to play some good cricket, stick to our basics, stick to what we've been doing well throughout the tournament. दोनों टीमों के बीच वनडे रिकॉर्ड देखें तो दोनों टीम कुल 34 बार आमने सामने हुई हैं। इसमें से भारत ने 20 और दक्षिण अफ्रीका ने 13 मैच जीते हैं। एक मैच का कोई परिणाम नहीं निकला। वनडे विश्व कप में दोनों टीम कुल 6 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से 3 बार भारत ने और 3 बार दक्षिण अफ्रीका ने जीत दर्ज की है। फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में दोपहर 3 बजे से खेला जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की टीम पहली बार महिला वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। वहीं भारतीय टीम पहले भी 2 बार 2005 में और 2017 में फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन उसे दोनों ही बार हार का सामना करना पड़ा। अब देखना होगा कि क्या भारतीय टीम अपने घर में अपने दर्शकों के सामने पहली बार विश्व चैंपियन बनने में कामयाब रहती है। कैमरा पर्सन आशीष शर्मा के साथ सुचित्रा, DD न्यूज, नवी मुंबई। तो फैंस को भी आज बेसब्री से इंतज़ार है इस मैच का, और हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय महिला टीम किस तरह से फॉर्म में चल रही है। ताज़ा अपडेट के साथ हमारी संवाददाता सुचित्रा भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुचित्रा, आज संडे का दिन है और ऐसे में भारत की बेटियां आज खेल के मैदान पर इतिहास रचने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही हैं। जी बिल्कुल संध्या, आज का जो दिन है एक नई उम्मीद लेकर आया है और यही उम्मीद करते हैं कि आज का दिन जब खत्म होगा तो एक नया इतिहास रचा जा चुका होगा। जो भारतीय टीम है वो पहली बार विश्व चैंपियन बन चुकी होगी अपने घर में। इसी उम्मीद के साथ उतरेगी आज भारतीय टीम मैदान पर। 2 बार पहले भी फाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से टीम इंडिया ने खेल दिखाया है, प्रतियोगिता के आगे बढ़ते बढ़ते उनके प्रदर्शन में लगातार हमें सुधार देखने को मिला है। जिस अंदाज में ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने सेमीफाइनल में शिकस्त दी है, तो अब यही उम्मीद है कि इसी फॉर्म को, इसी जीत की लय को बरकरार रखेंगे फाइनल में भी और पहली बार विश्व चैंपियन बनेंगे। संध्या। सुचित्रा, देखिए 2 बार पराजित हुई है खेल के मैदान में भारतीय टीम, लेकिन हार भी बहुत कुछ सिखाती है और शायद उसी सीख के साथ आज भारतीय टीम मैदान में उतरेगी। कौन कौन सी चूक, कौन कौन सी गलतियां पिछले मैच के दौरान रही हैं, उसको सुधारते हुए आज जीत के रथ को आगे बढ़ाती हुई भारतीय टीम। जी बिल्कुल संध्या, हमेशा कहा जाता है कि जीत उतना नहीं सिखाती जितना कि हार सिखाती है। कल मैच से पहले जो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कप्तान हरमनप्रीत ने भी यही कहा कि हारने के बाद कैसा लगता है वो हम 2 बार देख चुके हैं। तो इस बार हम देखना चाहते हैं कि जीतने के बाद कैसा लगता है, कि जीतने के बाद की जो अनुभूति है वो कैसी होती है। और अगर हम बात करें कि अपनी गलतियों से सीखने की, वो तो हमें सेमीफाइनल में ही दिखाई दिया, क्योंकि लीग स्टेज में जो भारतीय टीम है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना मुकाबला हार गई थी। एक वक्त उस मैच को जीतने की स्थिति में थी जब लीग स्टेज में दोनों टीम आमने सामने हुई थी। भारतीय टीम ने 330 रन बनाए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने वो स्कोर चेज करने दिया था, तो कहीं ना कहीं ढील दे दी थी ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन उसी ऑस्ट्रेलिया से जब भारतीय टीम सेमीफाइनल में मिलती है तो हमने देखा कि एक बदली हुई टीम नजर आती है और कहीं पर भी ये नजर नहीं आया कि ये टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने घबरा रही है या कहीं कम पड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया पर हर जगह 20 ही पड़ती हुई दिखाई दी भारतीय टीम। तो आज जब टीम का मुकाबला है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी लीग मुकाबला जो है हम हार गए थे। एक वक्त हमने उनके 6 विकेट सस्ते में गिरा लिए थे और उन्हें 100 से ज्यादा रन बनाने थे, लेकिन वहां पर हमने उन्हें वो मुकाबला निकालने ले जाने दिया था। तो कहीं ना कहीं अफ्रीका के खिलाफ भी हमने वही गलती की थी जो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गलती की थी, कि कहीं ना कहीं एक ढील दी गई थी दक्षिण अफ्रीका की टीम को। तो यही उम्मीद है आज, क्योंकि ये फाइनल मुकाबला है, क्योंकि अब कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा, तो किसी तरह की गलती ना की जाए। पिछले मैच में जो गलतियां की उनसे सबक लेकर आज इस मुकाबले में उतरा जाए और जीत दर्ज की जाए। संध्या। सुचित्रा, मौसम आज कितना मुफीद है और इसके साथ साथ अगर हम पिच की बात करें तो कितना सहयोग करता हुआ ये पिच भारतीय टीम को नजर आएगा, और फैंस की अगर हम बात करें तो कितना उत्साह, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी जिक्र किया कि आज रविवार का दिन है और ये रोमांचक मुकाबला और भी रोमांच बढ़ाता हुआ टेलीविजन स्क्रीन हो या फिर खेल के ग्राउंड में दर्शकों को और भी महत्वपूर्ण लगेगा।
जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात करें तो आज भी जो है बारिश की भविष्यवाणी है। बारिश लगातार खेल में खलल डाल रही है और आज भी जो सुबह की शुरुआत हुई है वो हल्की बूंदाबांदी के साथ हुई है। तो ये तो हम मानकर चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस मैच में बारिश का खलल तो पड़ेगा, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि चाहे न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच देखा जाए, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला देखा जाए, उन मुकाबलों में भी बारिश का खलल देखने को मिला था, लेकिन मैच का परिणाम जरूर निकला था। तो आज भी यही उम्मीद करेंगे कि बारिश अगर आए भी तो थोड़ी देर के लिए आए, जल्दी चली जाए और ये जो मुकाबला है हमें आज ही पूरा होते हुए दिखाई दे। अब वैसे ये 50-50 ओवर का मुकाबला है, लेकिन अगर बारिश की वजह से मुकाबले को छोटा भी किया जाता है तो भी अगर दोनों ही टीमें 20-20 ओवर खेल पाएंगी तो भी ये जो मुकाबला है, ये जो परिणाम है, ये मान्य रहेगा। और जहां तक अगर पिच की बात है तो डीवाई पाटिल स्टेडियम की जो पिच है वो हमेशा से ही बल्लेबाजों की मददगार रही है। यहाँ पर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते हैं और जो दक्षिण अफ्रीका की कप्तान है लॉरा वॉलवर्ट, वो इस प्रतियोगिता की टॉप स्कोरर है। वहीं अगर भारतीय टीम की बात करें तो भारतीय टीम के पास भी स्मृति मंधाना और सेमीफाइनल में शतक लगाने वाली जेमिमा रॉड्रिग्स शानदार फॉर्म में चल रही हैं। वहीं कप्तान हरमनप्रीत कौर भी, उन्होंने 89 रन बनाए थे सेमीफाइनल में और बड़े मैच की खिलाड़ी वो मानी जाती हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा। बैटर्स की फ्रेंडली पिच है और दोनों ही टीम में ऐसे बल्लेबाज हैं जो रन बना सकते हैं। संध्या, बिल्कुल रन बना सकते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका की टीम की सुचित्रा अगर हम बात करें तो ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो भारत के लिए चुनौती पेश कर सकते हैं? वहीं भारत के पास ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो इस चुनौती का मुकाबला कर पाएंगे? जी बिल्कुल, अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो जिस तरह मैंने बताया कि जो उनकी कप्तान हैं लॉरा वॉलवर्ट, वो इस प्रतियोगिता की टॉप स्कोरर हैं। 470 रन वो बना चुकी हैं इस प्रतियोगिता में अब तक और सेमीफाइनल जो उनका इंग्लैंड के खिलाफ था उसमें उन्होंने 169 रन की पारी खेली थी, जो विश्व कप के नॉकआउट स्टेज में किसी भी बल्लेबाज का टॉप स्कोर है। तो वो एक बड़ा खतरा रहेंगी भारतीय टीम के लिए। वहीं नदीन डी क्लर्क की अगर बात करें तो उनके निचले क्रम की बल्लेबाज हैं और उन्होंने कई मौकों पर आकर टीम की जो नैया है वो पार लगाई है। भारत के खिलाफ अगर हम बात करें लीग स्टेज के मुकाबले की भी, वहां पर एक वक्त 6 विकेट गंवा चुकी थी दक्षिण अफ्रीका की टीम और उन्हें 100 से ज्यादा रन बनाने थे जीत के लिए। लग रहा था कि भारतीय टीम वो मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लेगी, लेकिन यही नदीन डी क्लर्क थी जिन्होंने वहां पर एक मैच जिताऊ पारी खेली थी 80 से ज़्यादा रन की दक्षिण अफ्रीका के लिए और उस मैच को जिताकर ले गई थी। और सिर्फ भारत के खिलाफ ही नहीं, कई टीमों के खिलाफ इन्होंने ऐसा मैच जिताऊ प्रदर्शन किया है। तो वो सभी टीमों के लिए एक खतरा बनी रही हैं, तो भारत के लिए भी खतरा बनी रहेंगी कि शुरुआती विकेट निकालने के बाद भी आपको पता है कि उनके पास डी क्लर्क है, तो आपको सावधान रहना होगा। जी, वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें तो मैरिजन काप जो उनकी, जी बिल्कुल सावधान रहना होगा। आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। गेंदबाजों में हम अगर बात करें तो किस तरह के खिलाड़ी इस बार मैदान में नजर आएंगे? जी बिल्कुल, दक्षिण अफ्रीका की ही अगर गेंदबाज मैरिजन काप की बात करें तो वो भी इस वक्त खतरनाक फॉर्म में दिख रही हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 5 विकेट लिए थे और वो भी सिर्फ 20 रन देकर। तो जो इंग्लैंड जैसी दिग्गज टीम है वो एक बड़े स्कोर को चेज भी कर सकती थी। भले ही लॉरा वॉलवर्ट ने 169 रन बना लिए थे, लेकिन जैसे कि हमने भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच में देखा कि जब बड़ी टीमें होती हैं बड़े मुकाबलों में बड़े स्कोर को चेज भी कर सकती हैं। तो लॉरा वॉलवर्ट ने आधा काम किया था, लेकिन उस काम को पूरा किया था मैरिजन काप ने। तो उन्होंने वहां पर इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट लेकर अपनी टीम के लिए वो मैच जिताया था। तो अगर गेंदबाजों की बात करें तो यहाँ पर जरूर मैरिजन काप से भारतीय टीम को सावधान रहना होगा। और कल प्रैक्टिस सेशन में जिस तरह का एक बॉडी लैंग्वेज जो दिखाई दे रहा था दक्षिण अफ्रीका का, तो लग रहा था, और लगातार जो दक्षिण अफ्रीकी मीडिया है वो भी यही कह रही है कि दोनों ही टीमों ने पहले कभी विश्व कप नहीं जीता है, दोनों के पास पहली बार विश्व कप जीतने का मौका है। तो भारतीय टीम ये विश्व कप जीतना चाहती है, लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका की टीम है वो 5% अधिक विश्व कप जीतना चाहती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के लिए ये जो विश्व कप जीतना है भारत में महिला क्रिकेट को पूरी तरह से बदल देगा। जिस तरह से 1983 में पहली बार पुरुष क्रिकेट टीम ने विश्व कप जीता था, तो जिस तरह से क्रिकेट में नए दरवाजे खुल गए थे, चाहे हम बात करें इन्वेस्टर्स की, चाहे बात करें डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर की, तो कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीका भी वही एक जो दरवाज़ा है वो देख रही है। दक्षिण अफ्रीका भी चाहती है कि उनके देश में भी जो घरेलू क्रिकेट है महिलाओं का, उसके स्ट्रक्चर
में बढ़ोतरी देखने को मिले। दक्षिण अफ्रीका भी चाहती है कि उनके देश में भी महिला क्रिकेट को नए इन्वेस्टर्स मिले, महिला क्रिकेट पर भी उतना ही ध्यान दिया जाए जितना कि पुरुष क्रिकेट पर दिया जाता है। तो दोनों ही टीमें कहीं ना कहीं एक ही स्थिति में हैं, दोनों ही जानती हैं कि इस विश्व कप के क्या मायने हैं उनके लिए। तो दक्षिण अफ्रीका को भी हम कम नहीं आंक सकते। जी बिल्कुल सुचित्रा, तैयार है बिल्कुल, और भारत की बेटियां भी पूरी तरह से तैयार है विश्व विजेता बनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुचित्रा, तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए, और आपके माध्यम से हम अपने दर्शकों को इस मैच का रोमांच भी दिखाएंगे। खबरों में बढ़ते हैं आगे। राजधानी दिल्ली में सेखो आईएएफ मैराथन 2025 के पहले संस्करण का आयोजन हो रहा है। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इस मैराथन को हरी झंडी दिखाई। 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर की होने वाली इस दौड़ में सशस्त्र बलों के कर्मी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। और समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।